अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इलाज के लिए आपको मालूम है कि बैरून मुल्क गए थे और अगरचे इब्तदाई तौर पर उन्हें 8 हफ्तों की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये छुट्टी ज़रा ज़्यादा ही लंबी हो गई, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। और अब जबकि अदालतें ख़ुद उन्हें बार बार तलब कर रही हैं, उन्हें इश्तिहारी भी डिक्लेयर किया जा चुका है, इसके बावजूद भी वो वापस नहीं आए। इसी दौरान उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया और उसके बाद उनको नया पासपोर्ट भी जारी नहीं किया गया, रीन्यू नहीं किया गया उनके पासपोर्ट को। लेकिन बहरहाल बरतानिया में वो मुकीम थे और हैं। इसी दौरान अब ये अहम खबर आई है कि जनाब उनका वीज़ा भी जो है उसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। अगरचे कोविड की वजह से जो हालात रहे थे तो थोड़ा सा उन्होंने भी अपने जो कवानीन थे उनको नर्म रखा हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब उन्होंने ये दरख्वास्त की वज़ारत दाखिला को बरतानिया के कि जनाब वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उनकी ये दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इसके बाद से काफ़ी किस्म के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। हुकूमती जो ऐवान है वहाँ पर तो काफ़ी लगता है कि जैसे खुशी का समा है, क्योंकि उन्हें इससे ये उम्मीद पैदा होती नज़र आ रही है कि शायद इसी तरह से साबिक़ वज़ीर आज़म को वतन वापस आना पड़ेगा, जो कि उनके ख्याल से मियाँ साहब मफरूर हैं, तो उन्हें अब वापस आना पड़ेगा। जबकि अगर PMLN की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि चूँकि उनके पास अभी एक अपील का राइट था जो कि वो दायर कर चुके हैं, तो अब इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल जो है वो इस चीज़ का फैसला करेगा हतमी तौर पर कि वो वहाँ पर रह सकेंगे या नहीं। लेकिन बहरहाल अब इस मामले में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और अभी सूरत हाल वाज़े होने में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। ऑप्शंस क्या हैं ऐसे में मियाँ साहब के पास, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। फिर ये भी कि वहाँ पर सियासत करना क्या उनके लिए एक महंगा सौदा साबित हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी कि उनका सियासी मुस्तकबिल आखिर होगा क्या, पार्टी पर उनकी गिरफ्त कैसी रहेगी, और ये भी कि अगर वो खुद से ही कोई वापस आने का फैसला करते हैं तो सूरत हाल क्या बनेगी। तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें जिस पर सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ आते हुए, इमरान साहब क्या वजह नज़र आती है, बरतानिया तो काफ़ी रिलैक्सेशन देता है अपने जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं उनको, और आपको क्या लगता है क्यों उनका जो दरख्वास्त थी रिजेक्ट की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इस पर क्योंकि तफसीली गुफ्तगू करनी है तो अभी करते हैं। मैं सबसे पहले अभी ज़रा जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मलिक असद खोखर जी जो पहले सूबाई वज़ीर थे, फिर उनको हटा दिया गया और फिर आज ही उनको दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया वज़ीर बनाने का, और कल सुबह उन्होंने गवर्नर हाउस में हलफ भी लेना था। आज उनके बेटे हुसैन खोखर की दावत वलीमा थी तो डिफेंस के इलाके में, तो वहाँ पे ये दिल खराश वाक़या पेश आया कि उन हमलावरों ने उस वहाँ पे हमला किया और उनके छोटे भाई जो हैं मुबशर उर्फ मलिक गोगा वो जो है वो जाँ बहक हो गए। अब सवाल यहाँ ये है कि ये सारे मामले में हमारी पुलिस, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन पे एक बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, वो इतना हाई प्रोफाइल फंक्शन था कि वहाँ CM मौजूद थे, वहाँ पे उसके अलावा वुज़रा काफ़ी तादाद में थे। और कह रहे हैं कि वो CM निकले हैं, तो फौरन ये वाक़या पेश है। हुआ ये है कि जैसे CM वापस निकले हैं तो ये तीनों भाई असद खोखर, मुबशर खोखर और मुदस्सर खोखर, ये तीनों उनको सी ऑफ करने के लिए वहाँ पे आए हैं। जैसे ही CM गाड़ी में बैठे हैं तो फायरिंग तो वहाँ पे जो हमलावर मौजूद थे, क्योंकि इनकी खानदानी दुश्मनियाँ हैं, दोनों तरफ से काफ़ी बंदे पहले भी मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने समझा कि उनके लिए एक मौका बन सकता है, तो वो पहले से वहाँ मौजूद थे। और आपको ये इल्म होना चाहिए, गिरफ्तार तो हो गए हैं। हमलावर को CM की सिक्योरिटी वालों ने ही गिरफ्तार किया है, और हमारी इतलात के मुताबिक 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। लेकिन गुजारिश ये है कि जब ये इतना इनकी दुश्मनी भी थी, ये सारे मामला थे, और आज इतना वहाँ पे सब अहम शख्सियात ने भी आना था, तो सिक्योरिटी के मामला क्यों मुनासिब नहीं रखे गए थे, ये एक सवाल। अब यकीनन ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो चीजें अब आ जाते हैं आपके उस सवाल की तरफ, मियां नवाज शरीफ वाले। देखिए, मियां नवाज शरीफ वाला जो मामला है कॉम्प्लिकेटेड भी और हाई प्रोफाइल भी है। आम केसेस में कुछ और पोजीशन होती है, मियां नवाज शरीफ के केस में मामला ये है कि वो 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, और PTI की हुकूमत की तरफ से बरतानवी हुकूमत से 1 से ज़ायद बार दरख्वास्त भी की जा चुकी है कि आप इनको वापस भिजवाएं। अब ये जो उनकी दरख्वास्त, क्योंकि उनका वीज़ा वो विज़िट वीज़े पे हैं और 6 महीने के बाद आपको
विजिट वीज़े पे री एंटर होना पड़ता है, यानी मुल्क छोड़ के फिर आना पड़ता है। अब क्योंकि उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है तो वो ये वाली ऑप्शन भी नहीं थे ले सकते, तो लिहाजा ये एक रूटीन का मामला है कि उनका जब वीज़ा ख़त्म हुआ तो उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो वहाँ पे मुतलका डिपार्टमेंट ने उन्हें कहा कि नहीं जी हम आपका वीज़ा रिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया उन्होंने? मैं इसीलिए तो आपके से कह रहा हूँ पहले कि क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और वहाँ हुकूमत भी कई दफ़ा उनसे दरख्वास्त कर चुकी है। अब मामला ये है कि आम तौर पे तो अपील का हक होता है इसमें और उसमें 6 महीने में फैसला आ जाता है, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ के मामले में कोरोना की वजह से मामला क्योंकि वहाँ भी लिंगर ऑन हो रहे हैं तो मुझे लगता है 1.5 साल तो आराम से निकल जाएगा। इसलिए मेरी आप ये बात नोट कर लें कि मियां नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान उसी वक्त आएंगे जब वो खुद चाहेंगे। और इलेक्शन से पहले वो आ जाएंगे, ये मैं आपको अच्छा, जबरदस्त। चलें जी लाली साहब से जानते हैं। लाली साहब, आपके ख्याल से आप तो ज़ाहिर इन मामला को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, बहुत सारी ऐसे केसेस आपने निपटाए भी होंगे, देखे भी होंगे। व्हाट डू यू सी सर, क्यों रिजेक्ट किया बरतानिया ने उनका जो दरख्वास्त थी वीज़ा उनका? इसलिए कि बरतानिया को पता था कि ये झूठ कह रहा है, तो वो क्यों अपने आप पे बोझ ले और कहें कि एक झूठे को उन्होंने इजाज़त दी है। इसलिए उनको और भी सोचना है ना। बहुत सारे लोग उधर आते हैं और कहते हैं हम बीमार हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम उम्र भर इधर ही बीमार रहेंगे। तो वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू एनकरेज दिस, तो उन्होंने इनकार किया। अब जब वो इनकार करते हैं तो फिर एक प्रोसीजर आता है। ये प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर है, ख़ास तौर इसलिए कि कोविड है, तो मेरे ख्याल में 1-1.5 साल तक ये प्रोसीजर चल सकता है। मगर उनका इनकार करना वजह ये था कि वो श्योर नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये जो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ ये वाकई बीमार है। तो अब एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स बनेगा और ये सब चीज़ें पूछा जाएगा उनको कि वाकई ये बीमार है, कितना है और ये और वो। लेकिन उन्होंने कुछ इसके साथ डॉक्यूमेंट्स तो अटैच किए होंगे ना हिलाले साहब। जाहिर सी बात है जब आप ये किसी को उज़र दे रहे हैं कि वो बीमार है तो जाहिर है कुछ साथ देना तो पड़ेगा, तो क्या नहीं दिया होगा? ये खबरें हैं कि शायद डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं। डॉक्यूमेंट्स वही तो, एक तो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दिया होगा वो प्लेटलेट्स काउंट का होगा, पता नहीं वो पुराना या नया होगा। अगर नया है तो मेरे ख्याल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो को वो आप फज नहीं कर सकते ना, जैसे हमारे वहाँ पहला जो था उनका फज हुआ इसलिए कि वो प्लेटलेट्स जब गिना जाता है उससे पहले ब्लड सैंपल को हिलाना नहीं चाहिए। बहरहाल ये सब चीज़ें जो हैं आई एम श्योर कि ब्रिटिश, अगर उन्होंने ब्रिटिश से मांगेंगे अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये प्लेटलेट्स काउंट के बहाने पे ये आए थे और अब क्या है और ये सब चीज़ें वो देखेंगे। मैं कह आई डोंट थिंक दे कैन बी फूल्ड। मगर जाहिर है जब उन्होंने इनकार इसलिए किया कि वो कॉन्फिडेंट, वो जो होम सेक्रेटरी थी प्रीति पटेल, वो कॉन्फिडेंट नहीं थी कि इनका रहना मुनासिब है। विदाउट क्वेश्चनिंग, अनक्वेश्चनेबली इनको हम नहीं दे सकते इजाज़त, इसलिए कि हम डाउटफुल हैं कि ये वो भी इतना बीमार है जितना ये क्लेम करता है। और इसमें प्लस लाली साहब फिर ये भी तो चीज़ है ना कि वो वहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करते हैं, वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं लोगों से, तो दैट शोज, और हॉस्पिटलाइज्ड भी नहीं है सच उस तरीके से, तो जाहिर है कि वो इस चीज़ को भी उन्होंने वेटेज दिया होगा। नहीं पता नहीं ये दिया है कि नहीं, मिल तो सकते हैं लोगों को, पॉलिटिक्स करते हैं या उनके साथ क्या बात करते हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, मगर जो सब चीज इंडिकेशन है ऑफ हिज स्टेट ऑफ हेल्थ, और अगर ये सब चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, तो बीमार कितना है ये। ठीक है, मैं वापस आती हूँ तो फिर बात करते हैं इस पे भी कि आगे उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। इमरान साहब ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि जो हुकूमत की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा था बरतानिया के साथ, जो कोशिश की जा रही थी उन्हें वापस बुलाने की, क्या ये फिर इसका मतलब कोशिशें बाराबर साबित हो रही हैं? क्योंकि आपने खुद कहा कि हाई प्रोफाइल केस है, तो मैं लेकिन ये नहीं समझता कि बाराबर साबित हो रही हैं या हो जाएंगी। इसलिए कि मैं आपसे अर्ज करूं कि वहाँ अभी मियां नवाज शरीफ के पास रुकने के बहुत चांसेस हैं, बहुत बहाने हैं, बहुत तरीके हैं। पहली बात जो मैंने आपसे कही, जिस तरह हिलाली साहब ने कहा कि अगर इसी प्रोसेस में अपील के चले जाएं तो 1 से 1.5 साल आम लग जाएगा। उसके अलावा
वो अपने बेटे जो उनके वहाँ बिजनेसमैन है वो उनके डिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो उस पे प्ली लेंगे कि ये मेरे वालिद हैं, मेरे डिपेंडेंट हैं, तो इनको इसलिए वो वहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं, तो इनको वीज़ा दे दिया जाए, इनको एक्सटेंड कर दिया जाए। फिर सबसे अहम बात ये है कि जो आपको याद होगा कि उनकी सर्जरी, जो हार्ट की सर्जरी थी, वो भी यूके से ही हुई थी, यूके में हुई थी, उनकी एक वहाँ पे भी मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक, वो उसको बुनियाद बनाकर भी अपना केस फाइट कर सकते हैं कि जनाब ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये मेरा मामला है। और इस तरह से हमारे यहाँ आमतौर पे तस्वुर ये लिया जाता है कि वही आदमी बीमार समझा जाता है जो सिर्फ बेड पे लेटा हो, जिसको ऑक्सीजन लगी हो, जो वेंटिलेटर पे हो। अगर जब तो उन्होंने जाना था वैसे माहौल ऐसा ही बनाया गया था, माहौल बनाया गया था ना, हुकूमत की तरफ से माहौल बनाया गया क्योंकि इन्हें भिजवाना चाहते थे। ठीक है, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर सियासत भी हैं और कानूनदान भी हैं, उनसे बेहतर जाहिर है इस चीज़ पर कौन ओपिनियन दे सकता है। एतजाज एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा एतजाज एहसन साहब कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि जो ये वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया उनका, या वीज़ा की जो एप्लीकेशन थी एक्सटेंड करने की वो रिजेक्ट कर दी गई है बरतानिया की तरफ से मियाँ साहब की, कितना सीरियस है ये, और क्या इसके बाद उन्हें वापस आना ही पड़ेगा या अभी कुछ लीगल ऑप्शंस वो कर सकते हैं इस्तेमाल? नहीं, लीगल ऑप्शंस तो हैं उनके पास। एक तो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपील करेंगे, लाजमी उन्होंने ऐलान भी कर दिया। उसमें 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपील है, फिर भी लग जाएंगे। उसमें अगर फैसला खिलाफ हो जाता है तो फिर ये हाई कोर्ट में रिट में भी जाएंगे, और क्योंकि ये तो अपने तमाम पर कोशिशें करेंगे इसको अवॉइड करने की। हाई कोर्ट में रिट में जाएंगे तो ट्राइब्यूनल के सामने तो मैं नहीं समझता इनकी बात, इनकी सुनवाई कोई हो सकती है और इनको कोई रिलीफ मिल सकती है। इनके पास अगर पासपोर्ट ही नहीं है और कॉन्विक्ट है, ये 2 बातें बहुत अहम है। और लेकिन हाई कोर्ट में जाके इनको शायद कोई रिलीफ मिल जाए और कोई स्टे ऑर्डर ही मिल जाए कि केस की दौरानी मुद्दत तक, और वो कोई 1.5 साल उसमें गुजार लें। तो ये नहीं है कि अगले जहाज में यहाँ पहुंच रहे हैं, जिस तरह यहाँ कहीं ढोल बजने शुरू हो गए कि जी पहुंच रहे हैं और पकड़ गए और आ गए। दूसरी बात जरा याकूब साहब, दूसरी बात ये है कि ये कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं है। इसमें बरतानिया की अथॉरिटीज ने उनको सिर्फ कहना है कि अगर सब खत्म हो जाए, उसके बाद उन्होंने कहना ये 10 दिन आपके पास है, आप मुल्क छोड़ जाए। अब वो फ्रांस जाएं, अमेरिका जाएं, सऊदी अरब जाएं, कतर जाएं, कहीं जाएं, इससे ताल्लुक नहीं है बरतानिया को। अगर बरतानिया से नहीं छोड़ते 10 दिन के अंदर, फिर बरतानिया पकड़ के इनको जेल में बंद कर देगा। लेकिन 10 दिन मिलेंगे, आप जितने मर्जी जाएं। अब इनके पास पासपोर्ट भी नहीं है और इनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी फर्ज करता हूँ नहीं मिलता है इनको। पर इनको अगर सऊदी अरब लेने को तैयार है, वो जहाज ही भेज देता है बादशाह, या कतर लेने को तैयार है, वो जहाज ही भेज देता है। तो ये उनको जिस मुल्क ने होस्ट कंट्री है, पासपोर्ट देखना है या नहीं देखना, उसमें देखना है या नहीं देखना। मोदी जो वीजा हो ना हो, 60 बंदे लेके आ जाए, सचिन जनरल मरी पहुंच जाए, वीजा हो ना हो, होस्ट कंट्री में। और ये डोल, ये अक्सर बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा के आते जाते रहे। वो ये होस्ट कंट्री का मिजाज है कि मांगे वीजा या ना मांगे। एक दफा एक वो अलामा सारिला जहीर पे हमला हुआ था, वो जख्मी हुए, और जख्मी के लिए सऊदी अरब का बादशाह ने अपना जहाज 747 भेजा था, और डॉक्टरों की टीम साथ ही अस्पताल से ही चली गई थी, ना पासपोर्ट था उनके पास ना वीजा। तो ये जा सकते हैं कतर और या सऊदी अरेबिया, क्योंकि इन्होंने एक बात आप याद रखें, इन्होंने बड़े एक कमाल किए हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के उस ओहदे का इस्तेमाल अपने जाती ताल्लुकात और रस्म और मरासिम बनाने में किए हैं। कतरी फैमिली के साथ, रॉयल फैमिली के साथ ताल्लुकात है, सऊदी के साथ, रॉयल फैमिली के साथ, क्लिंटन के साथ इन्होंने अपने जाती
रखे हुए थे। सजन जंडाल इनके पास आते हैं, ये उनके बेटा जो जाता है वो बरकत की किताब पढ़े, आप देखें तो इनके मरासिम रात की अपने होते हैं। अच्छा, और उनको ये चौधरी साहब आप क्योंकि माशाल्लाह खुद एक सीनियर सियासतदान हैं, हम आपसे ये सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि बतौर एक सीनियर सियासतदान के, क्योंकि मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं इखलाकी तौर पे उन पे क्या जिम्मेदारी बनती थी कि अगर ये मामला हुआ तो इखलाकी तौर पे एक सीनियर सियासतदान के तौर पे उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए था? नहीं देखें, जनाब मियां नवाज शरीफ तो आप कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट सियासतदान है, कोई 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ही इज द सीनियर मोस्ट। ये कोई अगर सीनियरिटी उम्र के लिहाज से नहीं होती सियासत में सीनियरिटी। अब मरियम है, अब शी इज मोर इम्पोर्टेंट देन शहबाज शरीफ, अब उम्र या एज की कोई बात नहीं। ये नवाज शरीफ इतने सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदान, इनको आ जाना चाहिए था, इनको वापस आना चाहिए था मेरे ख्याल। और इनको मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान याकूब साहब, इनको एक बड़ी सहूलत है जो किसी और को नहीं है। इनको ये अगर आए वापस, मैं आपको बताऊं, ये अप्लाई करेंगे, अगर पाकिस्तान की तरफ आने का ये कोशिश करते हैं, ये आते हैं, फैसला करते हैं, इन्होंने पहले तय कर लिया होगा कि इनको जमानत वहां से जहाज पे बैठने से पहले यहाँ नो अरेस्ट, नॉट टू बी अरेस्टेड, इनको वो मिली होगी जमानत, और वो अदालत कहेगी कि इनको गिरफ्तार ना करो तावत से ये अदालत में पेश होने आ रहे हैं, तो इनका रास्ता साफ रखो, और अदालत में जाके इनको रिलीज मिल जाए फिर कोई, ये इनके लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी में बड़ी सिंपैथेटिक इनके लिए कॉज है। अब खुर्शीद शाह पड़ा हुआ जेल में, वो निकलता नहीं है, और ये हर कुछ किए हुए और भागे हुए भी, और इनको कोई कुछ नहीं होता। चौधरी साहब इसी नुक्ते की थोड़ी सी वजाहत। हिलाली साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब आप सवाल करना चाह रहे हैं? भाई ये किस किस्म की अदालतें होंगी जो एक भगोड़े को कहेगा कि बेल लेके वापस आओ और इधर आराम से रहो। भगोड़ा, यू ब्रोक योर वर्ड, आई मीन यू आर सपोज टू। ये कभी हुआ ही नहीं है कि कॉन्विक्ट को आपने छोड़ा है और इस तरीके से आप एक आदमी को ट्रीट कर रहे हैं इसलिए कि वो अमीर है और प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। मेरे ख्याल में उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो भुगतना अपना पूरा सेंटेंस इधर। एतजाज हसन साहब, यही नुक्ता मैं भी आपसे जानना चाह रही थी कि क्या ऐसा ही समझा जाए कि जिस भी वजह से वो वापस आए तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मैं तो समझता हूँ इसकी कोई जमानत नहीं है, कोई नहीं कहा जा सकता है कि इनको रिलीफ जो पहले मिली है, इनको रिलीफ कितनी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया इन्होंने। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कुर्सी फेंक के भागा 5 जजेस के साथ, पीछे से निकला। इनको कुछ हुआ, किसी ने कहा, इन्होंने मलिक कयूम को फोन करके कहा कि सजा दो आसिफ को और बीबी शहीद को, सजा दो, और इतनी तो वो सारी टेपें चल गई। इनको किसी ने कुछ पूछा, जज बर्खास्त हो गए, कयूम बर्खास्त हो गया, चीफ जस्टिस राशिद अजीज बर्खास्त हो गया, वो हो गया। इनके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग एक पौधे की आबियारी करते हैं, इन्होंने जंगल आबियार किया हुआ है। कोई पार्टी है, कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को सेनेट में ले गई हो? ये 6 जजेस को लेके गए सेनेट में। एक जज की सीट इन्होंने उसके रिश्तेदार को दी है, तो 6 जजेस को सेनेट में, एक को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया, एक को पीसीसीपी का चेयरमैन बना, पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। उसका क्या क्रिकेट से ताल्लुक था? एक को फिर प्रेसिडेंट बनाने के लिए इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया, वो हार गया, सुप्रीम कोर्ट का जज। एक को इन्होंने गवर्नर बना दिया सिंध का। ठीक है, और तो यानी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। ठीक। अब जो ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के जजेस को तो इन्होंने इतनी बाद मुलाजमत बरात दी है, इतनी कंसल्टेंसी दी है, इतनी अपॉइंटमेंट दी है, चेयरमैन NIRC लगाया है, कभी किसी चेयरमैन
पब्लिक सर्विस कमीशन लगाया, कभी कुछ लगाया, कभी कुछ लगाया। ये तो 30 साल ये आबियारी सारे जंगल की करते रहे। अब जब बैठते हैं जज, मैं 50 साल से वकालत करूँ, जब बैठते हैं जज तो सोचते हैं कि ये इतलाज एहसन का काम ये होना चाहिए या नहीं, या ये शहबाज शरीफ का, वो कहते हैं शहबाज शरीफ अब गुड बॉय, ये तो गुड बॉय है। ये नखरा करके चाहे जो मर्जी कर ले, हमले कर ले अदालतों पे, चलिए गुड बॉय। चलिए देखते हैं अब ये वापस आते हैं तो क्या सूरत बनती है। सही, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद अपनी जगह सब मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, आप साथ मौजूद रहे और जनाब उनकी एक अखलाकी और सियासी राय भी और साथ ही साथ उनकी कानूनी राय भी आपने जानी। एक और कानूनी राय ले लेते हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया और लंदन से ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा हम बरतानवी कानून के हिसाब से ज़रा देखेंगे कि कितने ऑप्शंस बाकी हैं अभी मियाँ साहब के पास और कितने चांसेस हैं उनके वापस आने के। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आप साथ में हैं? अच्छा, शायद अभी वो नहीं है साथ। तो जनाब ये सूरत हाल थी, काफ़ी आज खुल के बोले हैं वैसे एतजाज एहसन साहब। नहीं, जो ये सब हमेशा खुल के बोलते हैं और मैंने जो उनसे सवाल किया था कि क्योंकि ये खुद भी एक सीनियर सियासतदान है और कोई इस बात का इंतजार तो ना बंदा करे कि कोई कान से निकाल के आपको बाहर करेगा तो आपने निकलना है। गुजारिश ये है कि आपने एक फैसला कर लिया। देखिए मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो बाकायदा टीवी पे आके ऑन कैमरा ये अपना एक मौक़िफ़ दे दिया कि जनाब वो तो अपील के बाद ही आएंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून का तो मौक़िफ़ आ गया है इस पे, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या ये मौक़िफ़ ठीक है या गलत है। बहस इस बात पे बिल्कुल सही है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से हमारा राब्ता हो गया है। बैरिस्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी आवाज़ आपकी। जी शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब सबसे पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिए कि ये जो रिजेक्ट किया गया है वीज़ा तौसी की दरख्वास्त जो है मियाँ साहब की, कितना ये कोई अहम संगीन मसला है या ये एक नॉर्मल सी बात है, हो गया अगर तो अगले किसी वक्त में दोबारा इसको देखा भी जा सकता है अपील के बाद, तो ये बहुत क्या संगीन इशू है उनके लिए, रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया? नॉर्मली समीना पॉलिटिकली एक्सपोज जो इस तरह के पर्सनैलिटीज होती हैं, बरतानिया पार्टी नहीं बनता है नॉर्मली, वो इस तरह के मामलात के ऊपर ले लो रहते हैं और कोई क्लियर लाइन नहीं लेते और पेंडिंग रहते हैं इस तरह के एप्लीकेशंस। ना वो गवर्नमेंट को अनॉय करते हैं, ना ही वो विजिटिंग पर्सन को अनॉय करते हैं, तो वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहती हैं, वो अपना मामला खत्म करके चले जाते हैं। इसमें अगर वो रिफ्यूज हुआ तो उसकी मेन वजह क्योंकि वो मेडिकल रीजन के लिए एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे थे और मेडिकल रीजन के वीजे नॉर्मली अराउंड 6 महीने के होते हैं और 6 महीने का वीजा जो है ये अभी तो काफी अरसा गुजर गया और अब कोई टाइम लाइन नहीं है कि सर्जरी या प्रोसीजर कब होगा। कोविड की वजह से क्लियर लाइन नहीं है, पाकिस्तान में वापसी का कोई इम्कान नहीं है, नजर नहीं आ रहा और वो रेड लिस्ट पे भी है। तो मेरे ख्याल में होम ऑफिस ने उनको कहा है, मुझे ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि या तो आप अपनी नेचर ऑफ एप्लीकेशन चेंज करें या फिर आप इसको तो बैरिस्टर साहब ये इनके पास पासपोर्ट भी नहीं है इस वक्त, पासपोर्ट भी इनका रिन्यू नहीं हुआ, ये भी एक रुकावट है वीज़ा ना मिलने में। अगर इनको यहाँ से हुकूमत दे ये पासपोर्ट इनका रिन्यू कर दे तो फिर आगे क्या उसमें कुछ सहूलत हो सकती है? पासपोर्ट का कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, वो उनका तल्लक उनके ट्रेवल से है। अगर उन्होंने मुल्क से बाहर जाना हो या ट्रेवल करना हो तो तब ट्रेवल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जब उन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन दी है तो लामहल्ला उनका पासपोर्ट उस वक्त वैलिड होगा। तो जब उन्होंने पासपोर्ट उस वक्त जमा करवा दिया एप्लीकेशन के वक्त, तो बाद में एप्लीकेशंस के ऊपर उसका कोई इम्पेडिमेंट नहीं है कि पासपोर्ट रिन्यूड है या नहीं है। एज लॉन्ग एज द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, अगर उन्होंने वीजा देना हो तो वो लेटर के जरिए वीजा दे सकते हैं। और BRP जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो है वो कार्ड वो आजकल प्लास्टिक का नाइको की तरह का वो स्टिकर एक बना देते हैं, प्लास्टिक का कार्ड जो वीजा कार्ड होता है वो दे देते हैं। पासपोर्ट आपको चाहिए होगा अपने मुल्क का जब आप मुल्क से बाहर ट्रेवल करेंगे या किसी और मुल्क जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, 2 चीजें आपसे पूछना थी। एक तो ये कि क्या इस फैसले के बाद आपका मियां नवाज शरीफ से कोई राब्ता हुआ है, और दूसरा ये कि इस पूरे प्रोसेस में जब ये अपील में जाएंगे तो आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, राब्ता मुसलसल है और मुझे जो है उस कैंप में जो है पूरा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि ये नॉर्मल रूटीन में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और मोरल इज वेरी हाई।
और सेकेंडली इसहाक डार साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है ऑफिस के बाहर से जो चल रही है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस में है वो 6 से 12 महीने लगते हैं इस तरह की अपील को इमिग्रेशन जज के सामने आने में। इमिग्रेशन जज के सामने होम ऑफिस इसका दफा करता है और अपेलेंट जो है वो अपना एविडेंस पेश करता है इस वीजे में, खास तौर पर कि कंसल्टेंट की रिपोर्ट क्या है, कंसल्टेंट क्या कह रहा है, कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा प्रोसीजर को कंप्लीट होने में, लाइकलीहुड ड्यूरेशन कितना होगी यहाँ रहने की, और अगर तो वो जज सेटिस्फाई हुआ। अच्छा बैरिस्टर साहब, तो मलिक साहब क्या पहले ये सारी चीजें साथ नहीं पेश की गई? मेरे ख्याल में पहले पेश की गई होंगी, लेकिन क्योंकि जब से वो आए हैं और जब तक ये चल रहा है तो होम ऑफिस इस तरह के मामलात में लंबा अरसा कई दफा आप इसके ऊपर यू कांट सिट ऑन इट। या तो वो आप चाहते हैं कि एप्लीकेंट जो है वो वीजा की नेचर चेंज करे, जैसे कि मियां साहब के पास बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस है, या तो होम ऑफिस चाहता है कि भी आप मेन लाइन ऑप्शंस की तरफ आए, या फिर वो ये चाहते हैं कि आप इसमें टाइम फ्रेम दें कि 6 महीने में ये सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी, प्राइवेट ट्रीटमेंट या नहीं। इसमें कहना मुहाल है कि कब कंप्लीट होगी, कितना अरसा। अच्छा बैरिस्टर साहब ये भी फरमा दीजिए कि अगर ऐसी कोई ऑप्शन बनती है कि उन्हें बहरहाल छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो जैसे कि ये कहा जाता है कि जी वीजे के लिए फिर ये जरूरी है, विजिट वीजे के लिए, कि फिर आप री एंटर हों, यानी किसी और मुल्क का चक्कर लगा के फिर भले आ जाएं, तो ऐसी कोई सूरत में कुछ डिस्कशन है कि वहां पर किस मुल्क में जाया जा सकता है, कौन सा मुल्क कोई ऑफर भी कर सकता है उन्हें? नहीं, ये मेरा ख्याल ये ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं होगी। जब के दरखास्त मुस्तरद हुई है तो ये जाके आने वाली ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं होगी। अब या तो वो इस अपील को फाइट करेंगे या कोई नई एप्लीकेशन देंगे। नहीं तो किसी और मुल्क में सियासी पनाह नहीं ले सकते क्या? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई दरखास्त करती है एक्सट्रेडिशन की या इंटरपोल के जरिए रजू करती है तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस होंगे कि वो जिनीवा कन्वेंशन और यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के तहत असाइलम के बगैर भी ह्यूमन राइट की दरखास्त दे सकते हैं। और उसमें वो बता सकते हैं कि पाकिस्तान में उनके ट्रायल के दौरान या जेल में या जो जज अरशद मलिक या जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने जो बयान दिए हैं कि उनके मुताबिक उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुई है या जो फेयर ट्रायल के बारे में उनके जो खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, तो उनके पास ये राइट होगा कि ऐसी किसी भी आने वाली एप्लीकेशन के जवाब में वो अदालत वो इस्तेमाल कर सके। ठीक है आखिरी सिर्फ बात, मलिक साहब पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी कोई नहीं है, तो ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है? हुकूमत पाकिस्तान का क्योंकि रिकॉर्ड जो है ह्यूमन राइट और ट्रायल्स के बारे में काफी ब्लीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान जाने के ऊपर को पाकिस्तान की एफर्ट जो है वो कोई रोल प्ले करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरतानिया के कानून को देखते हुए अब ठीक है, चलिए राब्ता भी मेरा ख्याल मुनक़ता हो गया। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत आप हमारे साथ मौजूद रहे। हिलाली साहब अब ज़रा इस तरफ मैं आ जाऊं, फटाफट आप दोनों का कमेंट इस पे ले लूं कि वो वापस आपके ख्याल से अगर खुद ही आ जाते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं हो जाएगा इसमें कि भाई वो खुद आ जाएंगे, जी देखे मैं वापस आ गया? पहली बात तो यह है कि जैसे वो लैंड करेगा वो जेल जाएगा और कि जेल में वो कोविड ना हो जाए उसे। दूसरी बात यह है कि ये तो डिस्क्वालिफाइड है फॉर लाइफ, ये क्या करेगा वापस आके। तीसरी बात यह है कि जब ये ट्रायल अगर अपील पे फिर शुरू होगा और ये अरशद मलिक साहब इनको जिनके वो दोस्त थे, अरशद मलिक तो इसका दोस्त था ना, आखिर इनकी मुलाकात होती थी, रायवेंड में मिले, मदीना में इसके बेटे के साथ मिला है। तो अरशद मलिक जो है उसको एक चार्ज पे तो छोड़ दिया था, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे एक हल्का सा सेंटेंस दिया था। अगर नया जज होगा और ट्रायल शुरू होंगे, मैं समझता हूं दोनों चार्जेस पे कन्विक्ट हो सकते हैं और सेंटेंस डबल हो सकता है। कमाल है। अच्छा। मैं तो क्यों आएगा ये वापस? ये उस वक्त वापस आएगा जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी या उस वक्त वापस आएगा जब इसको एश्योरेंस मिल गया है, सिग्नल इसको आ जाएगा कि तुम्हारे को मार नहीं पड़ेगी और तुम्हें जेल नहीं जाएंगे, तुम्हारा महल अगर उस वक्त तक हालात साजगार हो गए उधर जाके तुम रह सकोगे। ठीक है, फिर ऐसी किसी और क्या होगा। ओके ठीक है।
चलिए जी, इमरान साहब इस पे आपको कोई कमेंट करना है? वापस खुद आने का फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल, वो खुद आने का ही फैसला करेंगे जब भी करेंगे। लेकिन हिलाली साहब ने जो कहा कि दोनों केसेस में वो चार्ज भी हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ दोनों केसेस में बरी भी हो सकते हैं। 50% है ना, दोनों केसों में जज कुछ भी फैसला कर सकते हैं। चले ठीक है, आप आधा भरा हुआ ग्लास देंगे, आधा खाली देंगे और फिर हुदैबिया खुलेगा आज, और अगर हुदैबिया खुल जाए तो फिर खुदा हाफिज़ी कर लो। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं, देखते हैं आने वाले क्या फैसले होते हैं और मियां साहब की सियासत किस रुख बैठती है। आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे खुल खुला के, एक ब्रेक के बाद। आजकल एक टर्म बड़ी हम सुनते रहते हैं अक्सर ही कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इसके हर कोई अपने तरीके से मतलब भी निकाल लेता है, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। नज़ीर चौहान साहब जो कि तरीन ग्रुप के मेंबर थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं बेसिकली, वो ना सिर्फ ये कि शहजाद अकबर साहब से उनकी सुलह सफाई हो गई, बल्कि उन्होंने तरीन ग्रुप से भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा कि जी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप ही के ऑन चौधरी जो हैं, उनके बारे में भी आप सब जानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े करीबी हैं, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। फिर फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी मुस्ताफ़ी हो गई। तो काफ़ी चेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन दिनों में, ख़ास तौर पर अगर पंजाब की पॉलिटिक्स को देखा जाए। तो पहले तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि जनाब तरीन ग्रुप अब कितना तगड़ा है और कितना बड़ा ख़तरा है स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या स्ट्रैटेजी है इसके लिए, और उसके बाद फिर जो मज़ीद भी तब्दीलियाँ आए हैं पंजाब में उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं ज़रा इमरान साहब का इस पर कॉमेंट ले लूँ। इमरान साहब, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? ये बड़ी लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से हिलाली साहब, कुछ लोगों को ये मैसेज दिया गया था कि आपकी सपोर्ट हासिल है तरीन ग्रुप को, लिहाजा वो जो खड़े हैं, वो जो मेरे मुकाबले पे खड़े हैं और ग्रुप उनका टूट नहीं रहा, उसकी बुनियादी वजह आपकी सपोर्ट है। और नज़ीर चौहान साहब जो हैं, उनके बारे में बच्चा बच्चा ये जानता है कि उनको किन की सपोर्ट हासिल है, लिहाजा ख़ास तौर पे ये जो बढ़ बढ़ के बातें करते थे, तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये बड़ा मुतालबा था कि ये बात वाज़ेह है। लिहाजा जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, अच्छा, तो वो जो हमारे चौहान साहब हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब, उसमें उनका भी रोल है। उन्होंने उनसे बात की और फिर जिनकी सपोर्ट हासिल है उन्होंने भी उसने कहा इमरान खान साहब को ये तासुर देने के लिए कि हम तो उस मामले में गैर जानिबदार हैं, तरीन साहब का अपना मामला है, आपका अपना मामला है, हम तो इस लड़ाई में नहीं हैं। लिहाजा ये जो मामला सारा हुआ है इस तरह से हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो शहजाद अकबर साहब पे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, क्या वाकई वो सुलहनामा हो सकता है उस केस में? आप अगर किसी पे लगाते हैं इस तरह का इल्ज़ाम, तो आप इस्लामी कानून के मुताबिक तो आपको खुद आप पे फिर कज़फ लग जाता है। तो ये मामला इतना इस तरह से नहीं था कि आप किसी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगा लें और फिर आप माफ़ी मांग लें। इसका मतलब है आपने तो उसको खेल बना लिया। तो ये सारा या उन्होंने, क्योंकि इन्होंने जब इल्ज़ाम लगाया था तो ये कहा था कि जी आप इस पे बताएं कि आपका क्या है नुक्ता नज़र। अभी उन्होंने तो शहजाद अकबर साहब की तो तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया और आपने पहले ही वो कर दिया। तो पहले ही आ गया था उनकी तरफ से, तो वो तो आ गया था। लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ से कह रही हूँ कि अब जो इन्होंने दरखास्त दी थी, ये जो मामला है इस पे अब मैं समझता हूँ कि जहांगीर, जैसे आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम में ये बात की थी, मैंने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में ये फैसला किया गया कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप से सख्ती से निपटा जाएगा। ये सारा उसी मामले की, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर आज़म ने ये फैसला कर लिया और उन्होंने टास्क दे दिया लोगों को कि आप इस मामले में जो जितनी सख्ती कर सकते हैं वो करें, इनके साथ कोई रायत नहीं बढ़ती जाए। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है हिलाली साहब कि जो खुद ऑन चौधरी हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जी उन्हें ये कहा गया कि या तो आप तरीन ग्रुप छोड़ दें और या फिर आप अपना ओहदा छोड़ दें, आप एक साइड ले लें कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ये बात काफ़ी हद तक इमरान साहब की सही मालूम हो रही है कि सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन इसमें फिर हिलाली साहब ये क्वेश्चन है कि जब इसका मतलब है हुकूमत को ज़रूरत थी तो उस वक्त तो इनके साथ प्यार मोहब्बत से बात कर ली गई, और अब जब हुकूमत को फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और हुकूमत फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रही है, तो अब इनके साथ सख्ती का फैसला कर लिया गया। दिस इज़ द स्ट्रेटजी।
देखिए शायद ये स्ट्रेटजी हो, मगर मैं एक चीज से मुझे थोड़ा सा मैं पजल्ड हूं, और वो ये है कि शुगर माफिया जो है, शुगर माफिया ने सबको पता है कि बहुत से चीजें वो किया है जो इलीगल हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि हम शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, और शुगर एक्सपोर्ट नहीं किया, वो मुल्क तो गया ही नहीं, मुल्क से बाहर सब्सिडी ले ली। फिर उन्होंने शुगर स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट किया और कहा कि अंडर प्रोडक्शन हो गया है, लिहाजा हमें इजाजत दें प्राइस को बढ़ाने के लिए। ये ऐसा इतना हुआ है कि हर एक आदमी जिसके पास मिल है वो इस चार्ज पे पकड़ा जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जहांगीर तरीन से आपने निपटना है तो क्या जरूरत है इस चीज पे निपटो कि वो पता नहीं वो ऊन जो है वो जाके ऊन चौधरी वो सबको कह रहा था छोड़ो इमरान खान को, मेरे साथ आओ, जहांगीर तरीन के साथ आओ, ये करो वो करो। उस वक्त तक ठहरने की क्या जरूरत थी? कर रहा था वो जहांगीर तरीन के साथ। एविडेंस है तुम्हारे पास जहांगीर के तरीन के बारे में? इट मस्ट बी देयर कि है ही नहीं। आई डोंट नो। अगर नहीं है, ये तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो जो इलीगैलिटीज थी शुगर माफिया में, और हर आदमी जो शुगर माफिया का उसमें है, शरीक है, उसने वो फायदा उठाया है ये सब्सिडीज से और एक्सपोर्ट से। ऑफ कोर्स मैं नहीं समझ आती कि उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा भाई। अच्छा, तो यानी आपका कहना ये कि सख्ती ये होनी चाहिए थी कि उस केस में, लीगल केस में पकड़े, बजाय इसके कि सियासत के ऊपर पकड़े, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस होता है। अच्छा, ये आपका पॉइंट है। इमरान साहब बिल्कुल सही होता। अच्छा, चलिए वो तो मामला अब जाहिर है कि अदालत और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो देखेगी, लेकिन इमरान साहब सियासी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की स्ट्रेटजी आपको डिवाइड एंड रूल वाली नजर आ रही है कि अब जो कुछ बंदे जाहिर है इनके साथ हो जाएंगे, जैसे कि नज़ीर चौहान साहब दोबारा कप्तान के ग्रुप में आ गए, कुछ उधर रह जाएंगे तो कुछ कमजोर पड़ जाएगा। फयाजुल हसन चौहान ने ये कहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, चौहान साहब ने 2 रोज पहले, कि अगर मुझे ये टास्क दिया जाए तो मैं 50% जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं उनको वापस ला सकता हूँ। अब फयाजुल हसन चौहान साहब को वज़ीर आज़म की हिदायत पे वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस जो हैं, उन्होंने ये टास्क दिया है कि आपने ये जो बात की है तो आप इस पे करें, और हमारी तरफ से आपको फ्री हैंड है कि आप जितने लोग उनके तोड़ सकते हैं तोड़ लें। अब मामला ये है, ओन चौधरी साहब को भी इसी सिलसिले में आज वज़ीर आला ने बुलाया था और उनसे कहा कि आप रिज़ाइन कर दें, आप जहांगीर तरीन का ग्रुप छोड़ दें। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं छोड़ना, तो उन्होंने कहा ठीक है आप फिर रिज़ाइन कर दें, हम आपको डी नोटिफाई कर रहे हैं। मामला अब इस हद तक चला गया। देखिए ओन चौधरी का माजी क्या है। ओन चौधरी का शुमार इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी लोगों में होता था। पर्सनल मामलात में भी हमें वो नजर आते हैं। अगर आप ये समझें कि उनके जो 5 प्यारे थे उनमें से वो शामिल थे, तो लेकिन ओन चौधरी भी अगर जहांगीर तरीन के कैंप में खड़े हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया तो है, लेकिन अब उन्होंने उनको छोड़ के तो जहांगीर तरीन का अगर कैंप ज्वाइन किया हुआ है और वो कहते हैं मैं जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मामला इसका मतलब है कि काफ़ी दरमियान में कशीदगी बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये जो हिदायत की गई ऐसे नहीं की गई। दूसरी बात ये कि जब आप बरमला अपनी मीटिंग्स में ये कहते हैं कि तरीन ग्रुप के किसी भी बंदे को पीटीआई का टिकट नहीं दिया जाएगा, ये भी आपने बताई थी। हाँ जी, तो अब मुझे ये बताएं कि फिर वो लोग कहते हैं कि अगर अगले इलेक्शंस में हमें टिकट भी नहीं मिलना तो फिर हम अभी से अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दें जहां से हम अगली दफा टिकट पे इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन ये दबाव बढ़ाने के लिए भी तो कहा जा सकता है ना, ताकि वो लोग अपना जो एक फैसला है वो कर लें कि या वो कप्तान के साथ है या नहीं है। हाँ समीना, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपका रवैया बहुत सारी चीज़ें जाहिर करता है। तो इमरान खान साहब के बारे में, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में आमतौर पर उनके जानने वाले, उनके दोस्त यही कहते हैं कि वो जब इस तरह का कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर उनके पास माफी की गुंजाइश नहीं होती। सही है। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में पीटीआई में ये इख्तिलाफात मजीद बढ़ेंगे, मजीद जो ग्रुपिंग्स हैं वो खत्म होंगी या ज्यादा होंगी? देखिए मुझे तो ये समझ आ रहा है कि इमरान खान को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक तरफ से चौहान को कहता है तुम्हारे को मैं मिनिस्टर बना रहा हूं, जाओ इन लोगों को तोड़ के वापस लाओ मेरे पास,
और दूसरी तरफ साथ साथ कह रहा है कि इनको टिकट नहीं देंगे। ये क्या मतलब? दे आर पॉलिटिशियंस, वो तो जानना चाहते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। तो अगर आप इतना बड़ा सा एक जो क्या है चीज वो कर सकता था चौहान, उसको आप उसके हाथ से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं इनको कहो कुछ नहीं मिलेगा मगर तोड़ के ले आओ। व्हाट नॉनसेंस, ये तो पॉलिटिक्स नहीं होते। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये कर क्या रहा है इमरान खान। और अगर मेरे ख्याल में अगर वाकई हर चीज जो हमने सुना है वो वाकई सच है, तो मैं तो समझता हूं कि इन लोगों को ही विल लूज, हिलाली साहब छोड़ के चले जाएंगे। अब अगर जी हिलाली साहब, पीटीआई की हुकूमत में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। अभी मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस हैं। अब ये देखिए, वो प्योरली 100% एक इंजीनियर्स का प्रोफेशनल इदारा है जिसमें उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। जावेद कुरैशी साहब का ग्रुप था जो पिछली 2 दफा से 2 टेन्योर में वो जीते थे। इस दफा कराची से, जो सेंट्रल कराची से NA 256 से MNA हैं हारून नजीब साहब, आप जानते होंगे उन्हें, कराची से जिन्होंने अप्रैल 2020 में इस्तीफा भी दे दिया था नाराज होके। अब उनको खुश करने के लिए उन्होंने ऐलान किया, वो इंजीनियर, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन लड़ूंगा चेयरमैन का। उनको खुश करने के लिए हुकूमत ने, आप हैरान होंगे कि उनकी सपोर्ट शुरू कर दी। यहाँ सूबाई सतह पे, हुकूमती सतह पे सेक्रेटरीज को लेटर लिखा गया है कि जनाब आपके जो इंजीनियर्स हैं उन्हें बताएं, उनको हमें उनकी लिस्ट भिजवाएं, ताकि उस ग्रुप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसलिए लिस्टें मंगवाई जा रही हैं ताकि उनको प्रेशराइज किया जाए। वो जावेद कुरैशी ग्रुप की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब हमने इतने काम किए हैं, और इन्होंने जो फेस्को के चीफ थे उनको भी इसलिए हटा दिया कि पहले उनसे कहा कि आप हमारे कैंडिडेट की हिमायत करें, उन्होंने नहीं की तो उन्होंने हटा दिया। यानी आप जब इस तरह के मामलात करेंगे तो फिर आपकी मुखालफत बढ़ेगी ना, प्रोफेशनल्स में भी आपकी मुखालफत बढ़ेगी। चलिए ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद। पीटीआई की अंदरूनी इख्तलाफात और पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो ऐसे में ये भी खबर आई है जनाब कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं, और उन्हीं की जानिब से ये भी क्लेम किया गया कि उन्हें शायद वफाक में कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ये क्या किस्सा कहानी? हमने तो सुना था कि वफाक में उनसे ओहदा लिया ही इसलिए गया था कि कुछ करप्शन के भी मामला थे और भी। इमरान साहब ये क्या चक्कर है, बार बार वही खिलाड़ी चेहरा बदल के आ जाते हैं? देखिए, हमारे वाकफा ने आल ने जो इस पर बताया वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फिरदौस आशिक अवान साहब को टेलीफोन किया था सियालकोट इलेक्शन में कामयाबी के बाद, और उनको मुबारकबाद दी थी और शाबाश दी थी कि आपने बड़ी मेहनत की है और हमने इलेक्शन जीते हैं। उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में मोहतरमा ने फरमाइश की थी वज़ीर-ए-आज़म से कि आप मुझे मौका दें, मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहती हूँ, आपकी टीम का हिस्सा बन के काम करना चाहती हूँ। मेरे साथ पहले माजी में ज़्यादती की गई है, मुझे वहाँ से निकाल के तो पंजाब में भेजा गया। अच्छा, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का फ़ोन बंद हो गया, उसके बाद जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बात का बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्यों बाला ही बाला काम लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब ने इनको आज जब बुलाया, जब आज इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने इनसे कहा कि आप मरकज़ में जाना चाहती हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें, यहाँ से रिज़ाइन कर दें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इस पे इन्होंने वज़ीर आला को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वज़ीर आला ने कहा कि नहीं, आप रिजाइन कर दें, आप फिर मरकज़ में ही काम तो फिर अब ये ना उधर भी ना ओहदा मिले, इधर से भी जाएं। कहा तो जा रहा है कि शायद मरकज़ में ये कोई अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जो स्टोरी है वो यही है कि मोहतरमा की अपनी फरमाइश जो थी वो फौरी इसका बाइस वो बनी है। वाह हिलाली साहब, ये तो फिर इनाम मिल जाएगा उन्हें अगर ऐसा कुछ उनकी पसंद के मुताबिक हो जाता है। सियालकोट का जो इलेक्शन जीत के दिया इन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप एक औरत को, आपकी मिनिस्टर को शाबाशी दे रहे हैं कि उसने एक इलेक्शन आपको जिताया है, तो अगर उसने कहा कि मेरा बुज़दार के साथ कुछ होता नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन, हमारा मैं कोई हमारा बनता नहीं है, और वो कंप्लेन करता है मेरे बारे में, ऑफिशियल्स को कंप्लेन करता है, ऑफिशियल्स जाके उसको कंप्लेन करते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो मेहरबानी से प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप मेरे साथ खुश हैं तो मेहरबानी से आप मुझे फेडरल के इसमें ले आए, फेडरल कैपिटल में ले आए और कुछ नौकरी दें। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट?
मैं तो समझता हूं वो तो लाजमी उसको कहना था, एक मौका मिला अपने बेटर गवर्नेंस के लिए, अपनी खुशी के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ द पार्टी के लिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये दिस वाज अ बैड थिंग। मगर अब कौन सा पोस्ट उनको मिलेगा, मैं समझता हूं कोई ऐसा पोस्ट उनको मिलना चाहिए जिधर उनकी जो टैलेंट है, उनकी टैलेंट क्या है, खूब बोलती हैं, बड़ी एग्रेसिव हैं, खूब लताड़ती है PMLN को, और इलेक्शंस के वक्त ये जो 1-2 साल रह गए हैं इनको लगे रहने दें अटैकिंग द ऑपोजिशन। अच्छी बात है, शी इज एग्रेसिव, लेकिन और आई थिंक हल्के की सियासत भी बड़ी अच्छी करती हैं, बड़ा लोगों से मिलना जुलना, लेकिन हिलाली साहब एक प्रॉब्लम है कि मुबैना तौर पर इन्हें अप्रैल 2020 में करप्शन के चार्जेस पे हटाया गया था। मुबैना तौर पे आपको पता पाकिस्तान में चार्जेस तो कभी किसी पे भी साबित नहीं होते, और खुल के वो सामने भी नहीं आए थे चार्जेस। तो हाँ जी, अखबारात में और मीडिया में ये लेकिन अंदर की खबरें ऐसी आ रही थी। अब बात ये है कि अगर ऐसी बात थी 40 तो फिर उस पे भी आपको देखना होगा। और दूसरी बात ये कि ये आपने बात ठीक की कि वो एग्रेसिव हैं, लताड़ती खूब हैं, तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इनको अपनी मामले खसूसी जो है ना बराए अपोजिशन रख लें नया ओहदा क्रिएट कर लिया जाए। जो है ना, इमरान से जो आपने बात की ना करप्शन के कंप्लेंट्स और चार्जेस, ये तो फिर कहीं पे भी हो, चाहे विफाक में या पंजाब में, होना ही नहीं चाहिए ओहदा। जी लाली साहब, 40 मेरे ख्याल में कोई 70% लोग पार्लियामेंट में जाए, उनके खिलाफ कोई ना कोई रूमर है करप्शन का, या तो निकालो और प्रूव करो, बिल्कुल, या मेरे ख्याल में ना कहो ऐसे बातें। बिल्कुल सही है हिलाली साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि प्रूफ कभी नहीं होती, चाहे ऑपोजिशन की हो चाहे हुकूमत की। लेकिन इमरान साहब, चौहान साहब का भी सुना है, फिर से वजारत इत्तलात मिल सकती है। चौहान साहब को मिल जाएगी इत्तलात, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए ये असूल होना चाहिए कि करप्ट लोगों को निकाल दिया जाए और ईमानदार लोगों को मौका दिया। बस ये तो अब हम ख्वाबों में ही देखेंगे मुझे लग रहा है। चलिए जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद और दुआ के साथ ही समेट लेते हैं कि ऐसा ही हो। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।